अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और खुशबाश होंगे। तो मेरे बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जो हमारे पास है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कि हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, जो दूसरा कानून है, वो हमारे पास क्या है। इससे पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट कानून जो था, पहला जो लॉ था, उसको हमने स्टडी किया था। और मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं और हम इसको लॉ ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं। इसी तरह से हम जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। क्योंकि इसके अंदर न्यूटन ने फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। सादा अल्फाज बात करूँ तो जिस तरह से पहले कानून के अंदर हमने फ़ोर्स को स्टडी किया था, उसकी तहकीकात की थी कि फ़ोर्स का क्या रद्द अमल है किसी सिस्टम पर, अगर वो रेस्ट पर है या मोशन के अंदर है, यानी अगर वो रुका हुआ है या हरकत के अंदर है, तो उसका रद्द अमल वहाँ पर क्या है, उसका वहाँ पर अहमियत क्या है। इसी तरह से इस कानून के अंदर हमने ये जानना है, ये स्टडी करना है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी के अंदर, वो किस तरह से फोर्स पर और उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जो डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। अगर आपको ये समझ आती है तो आपको ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये समझ आ जाएगा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बहुत दफ़ा इस चैप्टर में से एज ए लॉन्ग के तौर पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो इसलिए मेरे बेटा, इस क्वेश्चन को आपने डिटेल से समझना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स अपॉन अ बॉडी, किसी बॉडी पर लगे, इट्स एक्सेलरेट द बॉडी, वो बॉडी को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, यानी कि कोई भी लाइक मेरे पास ये बॉल थी, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की। ठीक है, अब इसमें प्रोड्यूस क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो वो कह रहा है जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मैं जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा इसमें एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। किस डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की है। ओके हो गया। आगे क्या कहता है, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा किसके, जितना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। यानी जितनी ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे इस बॉडी के ऊपर, उतना ही ज़्यादा ये बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उसके मास के। यानी कि अगर मेरे पास एक हैवियर बॉडी है और उसके ऊपर हम लोग सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो इसका कम होगा बनिस्बत इस बॉडी के। तो अगर हम इसको जो है वो सादा अल्फाज में समझें तो हमारे पास क्या होगा, जितनी ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें एक्सेलरेशन भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर वो सेम फोर्स के लिए जितना हमारा कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर हमारा मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कम प्रोड्यूस होगा। इसको हम लोग एक सादा देसी एग्जांपल लेते हैं, जो हम लोग जनरली लेते हैं। एक पत्थर है आपके पास, ठीक है, आप पत्थर के दो साइड के पास, छोटा पत्थर है, एक पत्थर आपके पास भारी है, आपने फेंकना है, थ्रो फेंके, आपने फेंका दूर, ठीक है, ग्राउंड के अंदर आपने सेम फोर्स लगाई, सेम ताकत के अंदर फेंका, तो देखो ये छोटा पत्थर होगा वो दूर जा गिरेगा, उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन भारी पत्थर होगा, उसी सेम फोर्स पर फेंकेंगे तो वो पास ही गिर जाएगा, लाइक उससे वो कम ही डिस्टेंस पे गिरेगा, यानी उसमें एक्सेलरेशन क्या था, कम। तो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना ही कम प्रोड्यूस होगा, और जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उसी वजह से सेम मास के लिए एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ओके हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जनरली जो डेफिनेशन थी
उनका जो कंसेप्ट था वो आपको अभी तक क्लियर आउट हो चुका होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहता क्या है, हम लोग इसको ऊपर से पढ़ते, कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट नो नेट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट देन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जब किसी सिस्टम पर फोर्स अप्लाई नहीं होती तो उसकी जो वेलोसिटी वो अनचेंज रहती है। लेकिन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, द सेकंड लॉ डील्स विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट्स। लेकिन सेकंड लॉ के अंदर हम तब स्टडी करते हैं जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अब नीचे हमारे पास दिए गए मैथमेटिकली कि इफ नेट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ए देन द सेकंड लॉ कैन बी रिटन मैथमेटिकली दिस वन। तो अगर हमारे पास कह रहा है उसका मास कितना हो m हो और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस वो कितना हो a हो, तो हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। ये तारीफ की उसने पहली लाइन बोल दी। अब दूसरी लाइन क्या थी कि हमारे पास इनवर्स रिलेशन किसका है, मास का और एक्सेलरेशन का। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन करूँ, दोनों को मिलाऊँ, तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये बनेगी ऊपर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन था तो ये आ गई फोर्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मेरे पास आ जाएगी इस तरह से। और ये प्रोपोर्शनलिटी जब मेरा बेटा खत्म, ये होती है प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये बता दिया कि इन दोनों जो चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे अगर एक्स है ये वाई है, तो इन दोनों के दरमियान जो आपस में तवाज़ुन है, जो रिलेशन है, ताल्लुक़ जो है वो कैसा है। तो यहाँ हम लोग जब एक स्ट्रेट यहाँ पर है, देखें दोनों एक ही फ्रिक्शन के अंदर हैं, तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। आपने 8वीं वाली क्लास में जो थी वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि एक कंपनी बनने से दूसरी में क्या फ़र्क पड़ता है, मसावात है ना वहाँ पर। अब ये देखो ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, ये बता रहा है ये क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो जब हम इसको ख़त्म करते हैं ना तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास आ गया एफ ए बराबर आ गया एफ ओवर एम। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास इक्वेशन है किस चीज़ की, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ओके हो गया जी। आगे हमारे पास इसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या होगा, कहता है अकॉर्डिंग टू दी एसआई यूनिट मास एज 1 किलोग्राम। इफ़ हमारे पास क्या हो, 1 किलो मास हो और उसमें एक्सेलरेशन कितना हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 1 न्यूटन की। दैन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट विल बी 1। जब हमारे पास उसकी जो वैल्यू होगी कांस्टेंट की वो क्या होगी, 1। तो देखो एक्सेलरेशन क्या है 1, फोर्स हमारे पास क्या थी 1 न्यूटन और मास कितना हमारे पास 1 किलोग्राम। तो फिर एक्सेलरेशन कितना हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स का यूनिट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 1 न्यूटन। अब इसको जो है उसने यहाँ पे जो है जनरलाइज किया है, तो हमारे पास वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताई है। अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, वो डेफिनेशन फोर्स दे रही है, इसलिए हमने उसे क्या नेम दिया था, लॉ ऑफ फोर्स का। A force produce an acceleration in a body by second law of motion. We can calculate the mathematically the amount of force required to produce a certain amount of acceleration in body of known mass. ठीक है, और इसमें कहता है कि हम लोग जो फोर्स है उसको लेकर क्या स्टडी करते हैं, एक्सेलरेशन को। तो डैट इज़ वाई वी कॉल इट अ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और ऐसा यूनिट की डेफिनेशन क्या है, तो वो मेरा बेटा ये है कि 1 न्यूटन फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। तो हम कहेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स तब होगी जब हमारे पास क्या हो, जो मास हो 1 किलोग्राम हो और जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो कितना हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो हम कहेंगे जो उसके ऊपर फोर्स लगी वो कितनी है, 1 न्यूटन की। इस चीज़ को दोबारा समझ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कह रहा है फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक मास है वो कितना है, 1 किलो का है, और जो इस पर फोर्स लगी है उसकी वजह से इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, यानी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है, एक्सेलरेशन वो कितना है हमारे पास, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे वो जो फोर्स इसके ऊपर लगी थी वो कितनी है, 1 न्यूटन। ओके हो गया जी। अब इसको आप जो फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको वो भी निकाल के दिखाता हूँ अभी। तो देखो मास का यूनिट क्या होता है मेरे पास, बताओ मेरा बेटा, मास को होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बराबर आएगा फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन।
तो हम कहेंगे कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती थी फिर बराबर होती राइट हैंड साइड के, तो जब हम लोग जो है अगर इधर मल्टीप्लाई कुछ करवाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 1 आएगा। तो कह रहा है अगर ये भी किलो होगा ये भी 1 होगा तो ये भी क्या होगी 1 होगी। जैसे हम इन दोनों को बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज़ होगी, अगर इनको कम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी डिक्रीज़। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ओके हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, कि वेलोसिटी पर इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो टेल्स द फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन इट एज द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट कैन मे बी चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन बोथ देम। अब उसने यहाँ पे जो बात की है वो आपको मैं समझा देता हूँ। हमने जो जब पढ़ा था वेलोसिटी का टॉपिक हमने उसके अंदर भी डिस्कशन की थी, एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के अंदर भी डिस्कशन की थी। अब मैं फर्दर फास्ट समझाता हूँ। उसने बात की यहाँ पे कि जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है कि हम किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो बात हुई वो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ की बात की गई है और यहाँ पे डीएक्सेलरेशन यानी डिक्रीज़ किया गया। कहता है एज द वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वो हमारे पास क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी हो सकती है। तो जो हमारे पास वेलोसिटी वो क्या होती है, वो वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब स्पीड चेंज हो या मतलब बॉडी की स्पीड चेंज हो या उसकी सिमत चेंज हो, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। तो ठीक है, उसने इसलिए कहा कि मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज हुई या वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ये दोनों में फ़र्क पड़ा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। इसको मैंने एग्जांपल दी थी वहाँ पर, मैं आपको दोबारा देता हूँ एग्जांपल। लाइक मेरे पास कोई भी गाड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास रोड था, अब वो गाड़ी यहाँ से आ रही है, ये इसकी डायरेक्शन की थी मूव करने की वो ये थी। अब यहाँ से उसने टर्न ले लिया यहाँ को, अब उसकी स्पीड फिर भी सेम रही बट उसकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर उसकी सिमत चेंज होगी। अच्छा, अब हमारी सिमत चेंज भी ना भी हो लेकिन यहाँ पर लगाकर उसने ब्रेक लगा दी, लाइक दिस, यहाँ पर आई यहाँ पर रुका उसने ब्रेक अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी स्पीड क्या हुई डिक्रीज़, तो फिर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यानी कि या उसने यहाँ पर स्पीड को बढ़ा दिया तो फिर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ क्योंकि स्पीड चेंज हुई। तो यहाँ उसकी सिमत चेंज हो या उसकी जो डायरेक्शन है वो तब्दील हो, सिमत तब्दील हो, तो वहाँ प्रोड्यूस क्या होगा एक्सेलरेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो समझ आ गई होगी। यहाँ से आपने याद क्या करना है मेरे बेटा, आपको अगर क्वेश्चन आए तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद आपको ये वाली डेफिनेशन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर आउट होनी चाहिए। ओके हो गया। आपने इसको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है और एट द एंड अगर इफेक्ट ऑफ फोर्स जो लिख देंगे ऑन वेलोसिटी तो ये बड़ी आपके लिए जो है एक प्लस पॉइंट होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जो आपका एग्जामिनर होता है ना वो इस चीज़ को बड़ा पॉइंट आउट करता है कि बच्चे को जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है और इसने प्रॉपरली इस चीज़ को यहाँ पर विजुलाइज किया है रिटन फॉर्म के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है तो बताना है कि ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है जो बताता है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर उसका फोर्स और मास के साथ क्या रिलेशन है। फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मतलब उतनी ही ज़्यादा उस पर फोर्स लगी होगी। अगर जितना ज़्यादा हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यानी सेम फोर्स की वजह से मतलब उसका मास उतना ही कम होगा। अगर हम मास को बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन क्या होगा कम। तो ये आज का लेक्चर। फिर भी किसी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आएँ। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।